हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही खास सेशन होने वाला है पॉलिटी का बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन पूछा जा रहा है आपको कि क्या है यहाँ पर सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कथन को पढ़ना पड़ेगा। सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नंबर की बात। इनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। तो ये क्या है, सही सेंटेंस दिया हुआ है। वहीं दूसरे की बात करें तो उनका एकमात्र उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये उद्देश्य है क्या, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और आपको हम हमेशा बताएं कि जहाँ केवल या एकमात्र हो जाए वो कुछ नेगेटिव का सेंस ले लेता है। तो ये सही कथन नहीं था। तीसरे की बात करेंगे तो भाग 4 के अलावा संविधान के अन्य भागों में भी अन्य निर्देशों का क्या है, उल्लेख है। तो ये सेंटेंस भी आपका सही दिया हुआ है। और यहाँ देखिए कौन कौन सा सही हो गया, 1 और 3। तो केवल 1 भी नहीं होगा, केवल 1 2 नहीं होगा, केवल 2 3 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, केवल 1 और 3। इसका हो जाएगा राइट आंसर। और स्टेटमेंट वाले ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले कि आप ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व की बात जो आई है, तो ये आपको सिद्धांत जिसको क्या कहते हैं, डीपीएसपी। और ये क्या, भारतीय संविधान का भाग 4 इससे संबंधित है। कौन सा भाग, तो भाग 4 इससे क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड में लिया गया है। और ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 36 से लेकर 51 तक में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप एक एक बिंदु को ध्यान रखते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए। इसी तरह बढ़ेंगे आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे, जो कि हमारा आ चुका है मिलान करने वाला, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। एक तरफ है कि भारत की राष्ट्रपति का चुनाव, यानी आपको पूछ रहा है कि यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो अगर भारत की राष्ट्रपति का चुनाव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 54, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 75। ये तो मिलान करने के लिए देखिए खुद ब खुद दिया हुआ ही है, सही सही। और लोग इसमें गलती कर देते हैं कि सही सही कैसे दे सकता है, तो अच्छे जानते हुए प्रश्न को भी गलत करके चलाते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 155 से। और ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। वहीं बात करें चौथा में था विधानसभा की रचना का अनुच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 164। यानी कि अगर यहाँ पर ये भी रह सकता था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, और क्या कहता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है। तो ये आप मिलान कर लिए। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी किस संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये आपसे पूछा जा रहा है।
42वां संशोधन या फिर 8वां संशोधन या फिर 9वां संशोधन या फिर पहला संशोधन। तो अगर आपसे जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा हो जाएगा, पहला संशोधन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 9वीं अनुसूची, ये ध्यान रखेगा, पहला संशोधन, और ये कब, तो 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जो कि किससे संबंधित हो जाएगा, तो भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। किससे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किससे संबंधित होगा, तो भूमि सुधार से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि भूमि सुधार जो है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से अगर संशोधन की बात आई है तो 73वां संविधान संशोधन, कैमा, तो 73वां की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि पूछ लिया जाए कि दल बदल जो बार बार रिपीट होते रहता है, दल बदल विरोधी कानून की, जो कि किस संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। कौन सी अनुसूची हो जाएगी ये, तो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक था। ठीक है, उसी तरह से एक ध्यान रख लीजिएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जिसमें क्या है, 22 भारतीय भाषाओं को क्या है, शामिल किया गया है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा चौथा नंबर प्रश्न, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कि कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, यानी कौन सा सही है। और इस तरह के प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, साधारण बहुमत से संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत, जो कि गलत दिया हुआ है, तो ये तो मेल नहीं खाता। आगे बताएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था। वही दूसरे नंबर में है विशेष बहुमत, ये सब आपको डिटेल में कई बार हम बता भी चुके हैं। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, तो ये भी क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो हमसे सही पूछ रहा था, यानी कि ना तो एक सही हुआ और ना ही 2 सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर साधारण बहुमत की जब बात आई थी, साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत में पता है इसमें क्या गलती किया है, कि जो होना चाहिए पहला वाला साधारण बहुमत का होना चाहिए, जो ये सेंटेंस दूसरा वाला दिया है, यानी कि संसद के प्रत्येक सदन में, ये हो जाएगा जो दिया हुआ है ये साधारण बहुमत के लिए। यहीं पर आपको क्लियर कर देते हैं, साधारण बहुमत के लिए कि संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक, और वहीं अगर बात थी विशेष बहुमत का, किसका, तो इसका होना चाहिए था कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत। एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे सेंटेंस के रूप में दे दिया था, और इसी कारण से क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे न तो 1 और न तो 2 सही होगा।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। भारत में तीसरे स्तर, कैमे स्तर की बात हो रही है, तो तीसरे स्तर के शासन के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। फिर से आपसे स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है और जानबूझ के आपके लिए ऐसा प्रश्न ही तैयार किया जा रहा है, चूंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। 1957 में क्या है, अशोक मेहता समिति ने राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना की सिफारिश की थी। तो जो भी डिटेल में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? तो अगर बात करें कि जब बात हो रही है 1957 की, तो उसमें अशोक मेहता समिति ने नहीं, यहीं पर लिख देते हैं कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यही यहाँ पर क्या था? गलत था। ठीक है। दूसरा कि अगर हम बात करें, बलवंत राय मेहता समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य कोटा की सिफारिश की। ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? चूंकि ये सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने नहीं, बल्कि किसने किया था? तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति ने। यानी फिर से देखिए सेंटेंस क्या था? गलत दिया हुआ था, एक दूसरे के अपोजिट के रूप में। तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा अच्छे से, तभी आप इसका आंसर सही कर पाइएगा। चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? ठीक है। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो पहले इसका आंसर जो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। और ये काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात कर ले तो स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करें इसका, तो क्या हो जाएगा? मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, काफी बार पूछा हुआ प्रश्नों में से एक है। आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। अंतरराज्यीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। यकीन मानिए आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर बात करें, फिर से हमसे सही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला है कि परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। तो बिल्कुल सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही की गई थी, तो सही हो गया। अगर बात करें दूसरे की, परिषदों को संघ और राज्यों के बीच या फिर राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करने का अधिकार है। तो बिल्कुल है, यानी ये सेंटेंस भी सही दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत देर बाद कम से कम सही हुआ है, ऐसे तो सब गलत ही हो रहा था। अगर बात करें कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अंतर
राज्य पूछ सकता है कि परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिख देते हैं, पीएम समझ जाइएगा कि कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो ये कैसा निकाय है? सिफारसी निकाय है, जो कि हम लोग एक नंबर सेंटेंस में देख ही चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको एनसीईआरटी संबंधित सारे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाता है फुल डिटेल्स के साथ। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बार आप लोग प्ले लिस्ट जरूर देखें, आपको वहाँ सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अभी ही कर दें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और एक कमेंट जरूर क्या करें कि क्वेश्चन का लेवल आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। लंबा चौड़ा प्रश्न है तो थोड़ा आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। क्या है प्रश्न? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले कथन को। अगर बात करें कथन 1 में क्या है कि अधिनियम को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के लिए अधिनियमित किया गया था। जो भी इससे बिंदु दिए हुए हैं उसको जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और किसकी बात हो रही है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की। दूसरे की अगर बात करें, अधिनियम ने 2026 के बाद पहली जनगणना होने तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगाने का प्रावधान किया है। तो ये भी सही सेंटेंस दिया हुआ और ये 2026 ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर करने से पहले आप लोग देखिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि दोनों सही है। और देखिए दोनों सही आपको ए और बी दोनों में दिया हुआ है कि कथन 1 और कथन दोनों सही है। तो सही है ये तो हम जान गए, लेकिन आगे भी पढ़ना है कि कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जो कथन यहाँ क्या है, कथन 2 है जो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यही तो कहना चाह रहे हैं, यहाँ है दिया था इसलिए ये गलत हो गया, जबकि सही में क्या है? स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी सेंटेंस तो सही है लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आ जाएंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, फिर से आ गया जन प्रतिनिधित्व, लेकिन 1951 में चुनावी मामलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको ऑप्शन को ही ध्यान देना पड़ेगा। संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यताएं और क्या अयोग्यताएं, ये है इसमें शामिल। तो एक तो सही हो गया। तो केवल तो 4 होगा नहीं जब एक भी सही हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, तो ये भी है सही है, प्रावधान शामिल है। तो 2 भी हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया। आगे भी पढ़ लेते हैं। वही यहाँ देखिए केवल और 1 और 3 था, तो ये भी कट हो गया। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन सही कर सकते हैं।
उपचुनाव और रिक्तियों की भरने की समय सीमा क्या इसमें शामिल है? तो हाँ, शामिल है, यानी कि 3 भी सही हो गया। चौथा देख लेते हैं, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, तो ये भी सही है, यानी कि सारा प्रावधान इसमें शामिल था। तो 1 2 3 4। देखिए, ऐसे प्रश्न में आपको ऑप्शन में ही बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 10वां नंबर प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसके बारे में कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए सही कथन पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब बात आई है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इनको किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये पहला प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही बात करें आगे की ओर, इसका कथन पे चलते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे में मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण सुनिश्चित करता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है, चूंकि हमसे सही पूछा जा रहा है। दूसरे की अगर हम बात करें, तो नियुक्ति की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रत्याशित रिक्ति की तिथि से कम 15 दिन पहले पूरी होनी चाहिए। नहीं, तो ये सेंटेंस भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो 15 दिन दिया हुआ है, इसकी जगह आपको रहना चाहिए कि कम से कम 1 महीने पहले, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है। यानी कि दोनों में से फिर से कोई कथन सही नहीं है, दोनों गलत है, तो ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है ना, आपके लिए एकदम मास्टर क्लास साबित होने वाला है। तो जो लोग नहीं देखिएगा पछताइएगा, क्योंकि एग्जाम में तो प्रश्न आपको दिखेगा इससे। 11 नंबर की अगर हम बात करें, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। चलिए फिर से विचार करना है कि सही क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। फिर से देखिए, केवल, ये हम बोलते हैं कि 90% में केवल निगेटिव का काम करता है, इस तरह से ऑप्शन कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो केवल बन तो खत्म हो गया सही के रूप में, और जब बन ही खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? बन, यहाँ भी बन आ रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा, और ना ही तो बन ना तो टू, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एक गलत हो चुका है। दूसरा की अगर बात करें, इसका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक फैला हुआ है। तो ये सही दिया हुआ है, यानी कि केवल 2 ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है, लिखना है, तभी आपके नंबर आपको मिलेंगे, रिवीजन में आपको मदद करेंगे। फिर से आ जाइए कथन वाले प्रश्न पे ही। क्या है? लोक अदालतों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? तो लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा गलत है। चलिए इस बार आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है। अगर बात करें, और पहला कथन क्या है कि वे स्वैच्छिक एजेंसियां हैं जिनकी निगरानी राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा की जाती है। तो ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन हमसे गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर करें बात दूसरे नंबर की, यह केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल करता है, यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? गलत पूछा जा रहा है, तो दोनों कथन सही है। तो इस प्रश्न में क्या हो सकता है?
कि यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे सही ही कर दीजिए कि इसके बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर सही ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो चूंकि दोनों सही दिया हुआ है, और इसमें जो आपको पॉइंट सही वाला दिया हुआ है ना, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको कह रहे हैं बार बार। आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा पॉलिटी का 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर बात करें तो 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ है, लोकसभा की जो ताकत है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस संशोधन के पीछे का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण की अगर हम बात कर ले तो वो मुख्य कारण था 1971 की जनगणना में भारत की जनसंख्या का खुलासा, भारत की जनसंख्या का खुलासा, ये इसका मुख्य कारण था। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ सकता है कि लोकसभा सीटों की संख्या जो है 31वें संशोधन से 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और अगर इसकी पारित होने की बात करें तो पारित 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा 14 नंबर प्रश्न। एक एक बिंदु और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में स्थापित किया गया था? ये सब ऐसा प्रश्न है ना कि आपको प्रश्न और उत्तर ही इम्पोर्टेंट बनने वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ध्यान रखिएगा, वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से संबंधित हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये चुनाव आयोग जो है ये कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? कभी कभी सेंटेंस के रूप में ये भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हर विषय के आपको निचोड़ दिए जाते हैं, जीके जीएस के। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? शब्द पूछा रहा है, तो ये वर्ष भी ध्यान रखना है, कैमा संशोधन ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं शब्द की, तो वो शब्द क्या क्या थे? तो वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और क्या हो जाएगा? एकता और अखंडता, यानी कि 1, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर ए। और यही आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, जो कि कई सारे एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें और इसमें जानकारी की, तो ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें कि 42वें संशोधन अधिनियम के बाद ही नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कई बार आपको ये सब बता चुके। वहीं 42वें संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है?
तो लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न, धर्म आदि के समूहों पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो किया जाता है समानता के अधिकार के तहत, यानी आपको ये अच्छे से पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें कि अगर बात कर ले अनुच्छेद 14 की तो क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष समानता, जो बार बार रिपीट होता है वही आपको बताया जा रहा है और आगे भी आपको ये प्रश्न दिख सकते हैं। कानून के समक्ष समानता, वहीं अगर यहीं पे लिख देते हैं, ये तो 14 की बात हो गई। अनुच्छेद 15 की बात होगी तो इसमें क्या हो गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव का निषेध, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ ही था। अगर 16 की बात करेंगे अनुच्छेद 16 में, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अवसर की समानता, चूंकि समानता का ही अनुच्छेद संबंधित है। अब जो बार बार पूछता है खास करके अनुच्छेद 17, तो इसमें क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन। और एक रह गया कौन सा? 18, तो अनुच्छेद 18 में क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो एक एक अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे की बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। पीएम मोदी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रश्न राजनीति और करंट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जिसका जो नाम है अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में रखा गया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। आएंगे 18 नंबर प्रश्न पे, और उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है, चुन चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार किए जाते हैं, वो भी सारे एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न कराए जाते हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉल्यूशन बाय पीजे, जहां हर विषय का सॉल्यूशन आपको डिटेल में दिया जाएगा। जीके जीएस का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। तो ये आप एक बार जाके चैनल के बारे में चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आएंगे 18वें नंबर प्रश्न पे। संसद के अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई कानून बना सकती है। तो ये जो है किसी राज्य की सहमति के बिना ये कानून बना सकती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करें संसद की, आई है बात किसकी? संसद की। तो संसद की बात आई है तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 79 में इसका जिक्र है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ये सब आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार रिकॉल आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल संसद 3 सत्र के लिए बुलाई जाती है। कितने सत्र के लिए? तो 3 सत्र के लिए।
जो कि आपको बता चुके हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, और क्या कहता है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 19 नंबर प्रश्न। और आज है पॉलिटी, फिर डेली आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपको बस ध्यान होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। अगर बात करें कि अभी हम लोग जाने थे चुनाव आयोग के बारे में, अभी नए अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम पूछ देगा। हालांकि करेंट अफेयर में आपको हम फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा चुके हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार जी ये बन चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर बात करेंगे, जो कि होगा हमारा कैमा नंबर प्रश्न, 20वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है ये वीडियो भी लंबा जाए, लेकिन देखिएगा जरूर क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर इसकी हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संवैधानिक निकाय है। सेंटेंस के रूप में ये भी पूछ लिया जाता है, कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है। और अगर बात करें, इसमें ये भी ध्यान रख लेना है आपको कि इसका गठन जो है कितनी वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आपसे अगर ये पूछ ले कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1951 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी। चलिए बढ़ेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। संघीय राज की मुख्य विशेषता क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मुख्य विशेषता जो हो जाएगा, इनमें से विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से कार्यकारी शक्ति का वितरण है संघीय राज्य की मुख्य विशेषता। ठीक है, अगर बात करें संघीय सरकार, इस तरह से ध्यान रखिएगा, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर कभी कभी आपको पता नहीं चलता है। तो संघीय सरकार की अगर हम बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में, संघीय सरकार में कई क्या है, पदानुक्रम स्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि जो एकात्मक सरकार है उसमें ये नहीं है, पदानुक्रम नहीं है। तो ये आप एक दूसरे को अंतर के रूप में ध्यान रख सकते हैं। वहीं संघीय सरकार में अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि केंद्र और क्या कहता है, राज्य के बीच का संतुलन है, बीच का संतुलन है संघीय सरकार। लेकिन वहीं अगर हम एकात्मक सरकार की बात करें तो इसका क्या है, क्या इसमें ध्यान रख सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास सत्ता का एक बड़ा प्रतिशत है, एक बड़ा क्या है, प्रतिशत है। और या फिर सत्ता को एक केंद्रीय शासन प्रणाली में रखा गया है। किस शासन प्रणाली में, तो एक केंद्रीय शासन प्रणाली में। तो ये सब सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाकी आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अभी से लाइक शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।